सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक के थर्ड चैप्टर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है। और आज की क्लास में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, पहले हमें उनके बारे में पढ़ना होगा। हम पहले उसे समझेंगे, इसके बाद हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बाद पढ़ेंगे। डिफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि घाटा वित्त पोषण। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारी जितनी इनकम थी उससे कहीं ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया, तो उस खर्चे की भरपाई करने के लिए हमें पैसों का जुगाड़ करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दें या फिर कोई शेयर बेच दें, जिससे हमें पैसे मिल सके और हम उसकी भरपाई कर सकें। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसे। डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स जनरेटिंग फंड्स टू फाइनेंस द डिफिसिट विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू। घाटे के वित्त पोषण का अर्थ है राजस्व से अधिक व्यय के परिणाम स्वरूप होने वाले घाटे को वित्त पोषित करने के लिए धन का सृजन करना। सरकार जो कहना चाहिए कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, उनके बीच का गैप, मतलब कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच का जो अंतर है, उसको कवर करने के लिए या तो अपने बॉन्ड बेच देते हैं, या फिर नई मुद्रा की छपाई करते हैं, या फिर उधार लेते हैं, या फिर नए अप्रत्यक्ष कर इम्पोजिशन ऑफ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से उन्हें पैसे सोर्स ऑफ इनकम बन सके। तो घाटा वित्त पोषण का सीधा मतलब है कि राजस्व से अधिक व्यय, उस व्यय के और राजस्व के बीच में जो गैप आया है, उसकी भरपाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ करनी होगी। और जब पैसे कहाँ से आए, तो इसके लिए हम 3-4 काम कर सकते हैं। बॉन्ड की बिक्री कर सकते हैं, पैसे की छपाई कर सकते हैं, या तो उधार ले सकते हैं, या फिर नए टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफिसिट, तो कितने टाइप के घाटे होते हैं। तो पहला है फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। दूसरा है प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा। तो है फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिस्कल डिफिसिट। मतलब कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इसमें एक चीज़ क्या है कि जो हमने उधार लिया है उसको शामिल नहीं किया जाता। जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम जो भी पैसा हमने बाहर से उधार लिया है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब कि शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डिफिसिट, मतलब कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी करंट ईयर है, उसमें जो भी फिजिकल डिफिसिट हुआ है अपने को, उस फिजिकल डिफिसिट को हमने कवर करने के लिए जो भी पैसे बाहर से उधार लिए थे, उस पैसे को आज नहीं तो कल हमें रिटर्न करना होगा। लेकिन उस पैसे के साथ साथ हमें ब्याज भी रिटर्न करना होगा। तो हम जब फिजिकल डिफिसिट में से जब हम जो भी इंटरेस्ट पे करना है उसको माइनस करते हैं, तो जो बचता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक घाटा या फिर प्राइमरी डिफिसिट। प्राथमिक घाटा को कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला है फिस्कल डिफिसिट, मतलब कि राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान किया गया, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया उसको माइनस करने पर जो बचता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, जिसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आरबीआई स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि मौद्रिक नीति में अगर सख्त कानून लाया जाए, जिसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाए तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी। अभी हमने फिस्कल डिफिसिट के बारे में पढ़ा, मतलब कि राजकोषीय घाटा। अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लें, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है उतनी बनी रहे, उसमें घाटा ना हो, तो भी हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। दूसरा है ESMA, एस्मा कहते हैं इसको, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम। तो चलिए वन बाय वन सबको पढ़ते हैं।
पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं। तो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज़ अ मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट बाय आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई को जब कंट्रोल किया जाता है तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, तो ऐसी मेथड क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। देखिए यहाँ पर अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है जितने भी लोग हैं वो लोन लेंगे अपने नए नए काम के लिए। जितना ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाएगा उतने ज़्यादा मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए मार्केट रेट चेंज और कंट्रोल बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही मार्केट में जो भी रेट सर्कुलेट हो रहा है उसको चेंज या फिर कंट्रोल किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो होते हैं आरबीआई गवर्नर। और इस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो एमपीसी के चेयरमैन कौन हुए? शक्तिकांत दास। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं तो जिसमें कि दो हैं। पहला है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के टाइप्स हैं तो पहले इन टाइप्स को हम देखते हैं। फर्स्ट है CRR जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। सेकंड है SLR जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। थर्ड है BR बैंक रेट। फोर्थ है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिफ्थ नंबर है RR मतलब कि रेपो रेट। सिक्स्थ है RRR ट्रिपल R रिजर्व रेपो रेट। एंड लास्ट है OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप लोगों को इन सब का फुल फॉर्म तो याद रखना ही रखना है। पहले हम CRR और SLR को समझते हैं। तो ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों क्या होते हैं? तो पहले इसको समझिए कि माना कोई बैंक है जिसमें पैसे कहाँ से आते हैं। तो जो हम पैसे सेविंग के तौर पर या फिर फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं उससे पैसे आते हैं। तो उन पैसों को बैंक क्या करता है कि अपने पास 21% रिज़र्व करके रखता है, और जो भी लोन प्रोवाइड करता है वो जो रिमेनिंग 79% है उसमें से लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। और जो ये पैसे 21% CRR और SLR के रूप में बैंक के पास स्टोर मतलब कि रिज़र्व करके रखे हुए होते हैं, इस पर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये जो 21% का जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उस पर इस बैंक को कोई लाभ नहीं होता, वो नॉट प्रोडक्टिव रहती है। लेकिन जो ये 79% जो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है बैंक, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे समझिए कि अगर CRR और SLR का रेट अगर बढ़ जाए, रेट इन द सेंस कि जो अभी 21% है अगर ये बढ़कर 30% हो जाए तो जो लोन है वो ओनली 70% ही बैंक प्रोवाइड कर पाएगी। अगर जब CRR SLR का रेट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से लोन कम प्रोवाइड होंगे, जब लोन कम प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक की तरफ से तो जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। जब डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी तो जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर कहना चाहिए कि नहीं बढ़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना होता है तब क्या करती है आरबीआई की CRR और SLR का जो रेट है उसको बढ़ा देती है। देखिए अभी मैंने जो आपको पढ़ा है उसे मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखिए CRR बढ़ गया जिसकी वजह से लोन कम प्रोवाइड किए जाएंगे। जब लोन कम प्रोवाइड किए जाएंगे तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और अगर वहीं CRR का रेट क्या है कम हो जाए जिसकी वजह से लोन अधिक प्रोवाइड किए जाएंगे, जब लोन अधिक प्रोवाइड किए जाएंगे तो मार्केट में जो मनी सप्लाई वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि CRR और इन्फ्लेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब है रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचकर इन द सेंस कि आरबीआई के पास बेचकर आरबीआई से मनी बोरो करती हैं। इस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देने के बदले में उन पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसे उस इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट कहते हैं। आपको पता होगा कि जब बैंक्स में जब मनी की शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए छोटे छोटे बैंक आरबीआई से लोन लेती है।
लेकिन ये लोन ऐसे फ्री में नहीं मिलता। उसके बदले में ये जो बैंक हैं वो आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, शेयर, कुछ भी जो गोल्ड है वो आरबीआई के पास रखना होता है, तब बदले में ये पैसे बैंक को प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो जिस रेट पर प्रोवाइड किए जाते हैं उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करती है। कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई को मनी प्रोवाइड करते हैं, और जब ये मनी आरबीआई उनको उन बैंक्स को वापस करती है तो बदले में इंटरेस्ट पे करती है, जिसकी वजह से इन कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट होता है। आरबीआई को मनी बोरो करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो असल में कि जब बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उस लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए आरबीआई उन बैंक से उन एक्सेसिव मनी को बोरो कर लेती है, और बदले में जो कहना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट पर जो इंटरेस्ट बनता है वो बैंक को प्रोवाइड करती है। तो रेपो रेट बढ़ने से बैंक को लॉस होता है, मतलब कि बैंकों के पास पैसों की कमी होती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से बैंक को प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि देखिए, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक के पास पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से वो लोन कम प्रोवाइड करते हैं। जब लोन कम प्रोवाइड करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, और जब मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। और वहीं जब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो बैंक के पास पैसे ज़्यादा होंगे। जब पैसे ज़्यादा होंगे तो लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। जब लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दी है कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, और जब रेपो रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और वहीं पर जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जबकि रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। और जब CRR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, और SLR बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन घटेगा। अब लास्ट है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि आरबीआई अपने बॉन्ड या फिर शेयर को या तो बाय करती है या तो सेल करती है। जब वो अपने जो भी मार्केट में जो भी बॉन्ड है, जो भी शेयर हैं, या फिर जो बैंक के शेयर हैं, जो भी बॉन्ड है, उनको अगर बाय करती है तो उस बॉन्ड के बदले में बैंक को पैसे देती है, जिसकी वजह से बैंक में पैसे ज़्यादा होते हैं, तब वो लोगों को लोन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन जब आरबीआई उन बॉन्ड को सेल करती है, बैंक से ये पैसे लेती है और बदले में अपने बॉन्ड बेचती है, जिसकी वजह से बैंक में मनी की कमी होती है। जब बैंक में मनी की कमी होती है तो लोन कम प्रोवाइड किए जाते हैं। जब लोन कम प्रोवाइड किए जाते हैं तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो आप सिंपल से याद रखिए कि जब आरबीआई कोई चीज़ बाय करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब आरबीआई कोई चीज़ सेल करती है, मतलब कि चीज़ मतलब क्या कि वो बॉन्ड हो सकता है, शेयर हो सकते हैं, या फिर गोल्ड हो सकता है, जो भी सेल करती है तो इन्फ्लेशन घटता है। अब है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है आपका मोरल सुएशन, सेकेंड है क्रेडिट रेशनिंग, एंड लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। मार्जिन सिवेशन मीन्स आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कमर्शियल बैंक टू क्रेडिट पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब कि आरबीआई उन कमर्शियल बैंक को रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप एक ही सेक्टर पे ध्यान मत दीजिए। अपने पास 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो वो सेक्टर जो अभी वीक हैं, जिनको अभी डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आपको उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है क्रेडिट रेशनिंग। तो ये भी सेम क्या है, मोरल सुएशन जैसा ही है। इसमें भी आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप उन सेक्टर्स में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि यू हैव टू क्रेडिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच सेक्टर, कि आप प्रत्येक सेक्टर पर इक्वल पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करें। आप जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इक्वली जितने भी सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, आप उन पर इक्वली ध्यान दें। आरबीआई का मेन मोटो होता है कि टू बैलेंस्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ इन ईच सेक्टर। एंड लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो आपको बैंक लोन ऐसे नहीं प्रोवाइड कर देता। बदले में कुछ गारंटी के तौर पर या फिर
कुछ मतलब कि सिक्योरिटी के तौर पर आपसे प्रॉपर्टीज़ के पेपर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखवाता है। माना आपको 10 लाख का लोन चाहिए, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 7 लाख है, तो बैंक आपको 10 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो प्रॉपर्टी की कीमत है 7 लाख, उससे कम लोन मतलब कि 6 लाख का लोन ही प्रोवाइड करेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी 10 लाख की, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी की पेपर थी 7 लाख की, आपको प्रोवाइड कितना किया गया? 6 लाख का। तो ये मार्जिन कितने का आया? 6 से 7 के बीच में जो गैप है वो कहलाता है मार्जिन। यानी कि बैंक जब भी किसी को लोन प्रोवाइड करती है तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ है उसके बेसिस पे एक मार्जिन सेट करती है कि हमें इसके अंदर में ही लोन प्रोवाइड करना है। आप ऐसे समझिए कि अगर मार्जिन रेट ज़्यादा होगा तो आपको पैसे कम मिलेंगे, जब पैसे कम मिलेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, जब मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन वही जब मार्जिन रेट कम होगा तो आपको मनी ज़्यादा मिलेगी, मतलब कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। लास्ट है एस्मा, मतलब कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। एस्मा मतलब आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। एस्मा भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे कुछ सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। भारत की संसद द्वारा इसे 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत संसद में बनाया गया था। इसका मतलब कि मेन मोटो ये है कि एस्मा हड़ताल को रोकने के लिए लाया जाता है। एस्मा को लागू करने से पहले कर्मचारियों को समाचार या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है और यह अधिकतम 6 महीने तक ही लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर किसी भी रीज़न से हड़ताल मतलब कि स्ट्राइक पर लोग बैठ जाते हैं, तो जब एस्मा लगा होता है तो इस तरह के हड़ताल नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीयता के अंतर्गत आता है और उस कर्मचारी को बिना किसी वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। एस्मा को 1968 में केंद्रीय कानून द्वारा लागू किया गया था। अच्छा, एस्मा क्यों लगाया जाता है? तो यह हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है, जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। मतलब कि कोई कर्मचारी है, जैसे कि हॉस्पिटल में जो नर्सेस हैं या फिर ऐसे कोई भी डॉक्टर जो इसेंशियल वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग प्रभावित हो सकते हैं, अगर उस काम को करने की बजाय हड़ताल पर बैठ जाएं, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है, तो इसलिए एस्मा लगाया जाता है ताकि ऐसे वर्कर हड़ताल पर न जाएं। माना अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, अगर सारे डॉक्टर हड़ताल पर बैठ जाए कि हमें ओवर ड्यूटी करना पड़ती है और हमारी सैलरी तो वही है, हम कोई जॉब नहीं करेंगे, हम हड़ताल पर बैठ रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, तो इस टाइप का काम नहीं करे डॉक्टर्स या फिर कोई अदर एम्प्लॉय, इसके लिए एस्मा लगाया जाता है। यह भी इन्फ्लेशन को रोकने का कार्य करती है। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और ऐसे पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।